रिजवान भाई एडवांस टेलीकॉम वाले जो मेरे बड़े मोहसिन हैं, शफीक हैं। सामान बेचो, धोखा नहीं, ये पलट के वापस आ जाएगा। वो रिलेशनशिप और बिजनेस वैल्यूज क्या आज एग्जिस्ट करती हैं? वो तो आज कहीं एग्जिस्ट नहीं है। आप किस ब्रांड को कहना चाहेंगे कि दिस इज ब्रांड ऑफ द डेकेड? दैट्स ग्रेट न्यूज एंड इट्स लाइक अ ब्रेकिंग न्यूज। आई वाज एक्सपेक्टिंग सम अदर नेम। मेरे बड़े भाई मेरे मोहसिन ज़ीशान अख्तर, ज़ीशान अख्तर साहब, क्यों मोबाइल, अगर क्यों मोबाइल पाकिस्तान में ना आता और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सैयद अली यूसुफ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड। आपके सामने हाजिर खिदमत है। और आज जो शख्सियत हमारे सामने है, आप ये समझें कि जब से हमने टेक ब्लेड का सफ़र शुरू किया है तो इनकी नाम की आवाज़ें मुझे दुबई बैठ के सुनाई दी और मुझसे ये कहा गया कि पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जब भी पाकिस्तान में कोई भी ब्रांड लॉन्च होने का सोचता है तो उसके जहन में पहला ख्याल उस नाम और उस शख्सियत का आता है। और वो शख्सियत बेस्ड है इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल भी है। और अगर हम ये कहें कि वो शख्सियत और वो नाम एक तरीके से मोबाइल इंडस्ट्री के होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर का सेंटर पॉइंट है तो ये भी गलत नहीं होगा। तो आज हम मौजूद हैं, आई होप कुछ लोगों ने गैस कर लिया होगा, जिन्होंने गैस नहीं किया तो आज हम मौजूद हैं मुनीर अहमद साहब के पास और आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। तो आइए प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हैं और आपको मुलाकात करवाते हैं मुनीर अहमद साहब से, जो कि ख़ुद भी एक किंग हैं और ये किंग मेकर भी हैं। ये ब्रांड्स को ब्रांड बनाने वाले हैं और इनका सफ़र शुरू हुआ 1995 से और बकिया मुनीर अहमद साहब की कहानी खुद इनकी ज़बानी हम इनसे खुद सुनते हैं। तो आइए चलें आज के प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। मुनीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ये ठीक हैं। आपने सुना इंट्रोडक्शन में आपका नाम कहाँ तक पहुँचा हुआ है? आपने तो मतलब वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए कि मैं मतलब खुद भी शायद इस काबिल नहीं हूँ। नहीं, मैं आपको सच बताऊं तो मैंने दरिया को कूजे में समेटने की कोशिश करी है। आपकी तारीफें कराची से पेशावर तक और पेशावर से कोयटा तक ऐसी ही हैं। ये लोगों की मोहब्बत है, बिल्कुल प्यार करते हैं और मैं उन सबको भी थैंक यू बोलूँगा एक दफ़ा कि मतलब मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मतलब सब कुछ दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने एक नाम शोहरत के साथ एक इज़्ज़त दी जो मेरे ख्याल से मोबाइल इंडस्ट्री में बड़े कम लोगों को ये अल्लाह ताला की तरफ से नसीब हुई है। बिल्कुल ऐसे आई एम वन ऑफ दैट लकी वन, आप कह सकते हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया। मतलब मैंने इस मोबाइल इंडस्ट्री से ही बना हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव स्टार्टेड माय करियर लाइक फ्रॉम द स्क्रैच। लेकिन आज अल्लाह ताला का फजलो करम से मैं जहाँ पे भी हूँ, मेरी माँ बाप की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ये लोगों की मोहब्बत। मैं बार बार इस लफ्ज़ को आपको बोलूँगा कि उन लोगों का प्यार है मेरे लिए कि वो मेरी रिगार्ड भी करते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं और हर जगह पे मुझे एक अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। नहीं, लोगों का प्यार और दुआएं तो वाकई हकीकत है, लेकिन इसमें इंसान की अपनी मेहनत भी बहुत होती है। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम टेक ब्लेड की ऑडियंस को ये बताएं कि अगर आप मेहनत करते हैं और आपके अंदर वो पैशन मौजूद है और आपके अंदर वो जज्बा मौजूद है कि आप अपने आप को प्रूव कर सकें हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के सामने, तो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम हाईएस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी हैं। तो हमारे दरमियान वो चीज़ पॉसिबल है कि हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकें और ये चीज़ मुनीर भाई ने करके दिखाई हमें और हमें इस बात पे बहुत फ़ख्र है। हम पूरी जर्नी मुनीर भाई की सुनेंगे इन्हीं की ज़बानी और एक एक करके हम फेज़ वाइज देखते हैं कि मुनीर भाई ने अपने सफ़र का कहाँ से आगाज़ करा, हु इज़ मुनीर अहमद और आज मुनीर भाई किस मुकाम पर हैं। तो मुनीर भाई, हु इज़ मुनीर अहमद, कहाँ से सफ़र की आगाज़ हुआ, कैसे इब्तिदा हुई? मुनीर अहमद का सफ़र स्टार्ट होता है जी कि जब पढ़ लिख के जब मैं फारिग हुआ जी, तो कॉलेज से जब निकला तो आई वाज लाइक कि मैंने क्या करना है, एक सेट करना। लेकिन कोई भी चीज़ जो आप करते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले अपने लिए एक गोल सेट करना होता है। बिल्कुल ऐसे यार मैंने ये काम करना है। तो हम लोग, अगर आप मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं तो उसमें मोबाइल ऑब्वियसली उसके अंदर शामिल नहीं था। लेकिन मेरा जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, हम लोग बेसिकली फ्रूट के मर्चेंट्स थे। ओके। लेकिन मैं अपनी फैमिली में शायद पहला बंदा था जो आई वाज नॉट
कंफर्टेबल देयर। मैंने कहा जी मैं तो ये काम नहीं कर सकूंगा, तो मैंने कुछ और करना है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो मेरी फैमिली यानी मेरे घर वाले स्पेशली जो अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे मेरे बड़े भाई को, वो मेरे इस काम के थोड़े से अगेंस्ट थे। कि जब हमारा फैमिली में मतलब मेरे दादा, मेरे वालिद, मेरे सारे जितने भी अफराद हैं फैमिली के, वो ये कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो कोई वाइट कॉलर जॉब करनी है जिसमें मैं सुबह जाऊँगा और शाम को मैंने फ्री हो जाना है, उसके बाद मैंने मतलब घूमना फिरना है, इस तरह की चीज़ें हैं। सही है। तो मैंने सबसे पहले जो मेरा स्टार्ट हुआ तो मैंने इंस्टाफोन को ज्वाइन किया एज अ सेल्स पर्सन वहाँ पे। और ये किस ईयर की बात है? 95 में जाके इंस्टाफोन को ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग मेरी 95 में थी और मैं सेल्स में चला गया। और अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो उस वक्त मुझे मोबाइल का बिल्कुल कुछ पता नहीं था। इवन ये भी नहीं पता था कि मोबाइल को यूज़ कैसे करना है। उस वक्त सर किसी मोबाइल फोन को पता ही नहीं था उस दौर में। तो सबसे पहले तो वो ज़माना है जब सिकंदर नकी साहब हमारे चीफ होते थे। और उस वक्त मतलब उन लोगों ने जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो सबसे पहले तो वही जैसे एक ट्रेनिंग सेशन होता है कि भाई आपने जाके मार्केट में अपने आपको प्रेजेंट कैसे करना है, इंट्रोड्यूस कैसे करना, आपको पता तो हो। तो वो बेसिकली वहाँ से मेरी ज़िंदगी का स्टार्ट है, जो बिल्कुल एक आप कहें कि एक 0 पॉइंट से जैसे चलना होता है। सही। तो देन अल्लाह ताला की ज़ात थी, उसने बड़ा मदद की। मैंने कुछ ही अरसे के अंदर ये है कि अपनी कंपनी में यानी सेल्स में अपना जैसे कहना चाहिए ना कामयाबी के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। तो बहुत जल्द मैं अपनी सेल्स में यानी वन ऑफ द बेस्ट सेल्स पर्सन, एम्प्लॉई ऑफ द मंथ और एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी होना शुरू हो गया। जबरदस्त। तो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय लाइफ। और आज जिस बिल्डिंग में आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ये इंस्टाफोन का हेड ऑफिस था। क्या बात है। और बड़ा फ़ख्र है कि नाउ आई ओन दिस प्लेस। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अगेन मेरी माँ की दुआ है, बिल्कुल मेरे पे अल्लाह का एक ख़ास करम है, इनायत है उसकी। इसके लिए मैं जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो ये इंस्टा फ़ोन से मोबाइल फ़ोन का सफ़र कैसे शुरू हुआ? खुद एज अ जॉब कर रहे थे आप, तो कब सोचा कि अब जॉब बहुत इनफ हो गई, अब मुझे खुद बिजनेस करना चाहिए? अच्छा अली, इसके पीछे ना एक स्टोरी है, मैं उसको कट शॉर्ट में आपको बताऊंगा। नहीं आप पूरी ही बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो ना आप समझ लें कि मुझे ना अपने इस शहर से जो पिंडी और इस्लामाबाद है ना, मुझे इससे एक खास किस्म का लगाव है। सही। यानी इवन आज के दिन में जब सारी दुनिया मैंने घूम ली है कंपनीज के साथ और खुद भी जी, तो मुझे जो अपना मुल्क पसंद है पाकिस्तान सबसे पहले, और पाकिस्तान में इस्लामाबाद और पिंडी सबसे ज़्यादा पसंद है। सही। इंस्टाफोन के अंदर मैंने 5 साल जो काम किया, उसके बाद एक फेज़ ऐसा आया जैसे आपको पता ही है कि आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज में डाउन साइजिंग स्टार्ट होना शुरू हुई और बिजनेस का थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज होना शुरू हो गया। पहले इंस्टाफोन डायरेक्ट सेल्स पे फोकस करता था। सही। खुद से कॉर्पोरेट के अंदर हम लोगों ने डील करना। विद द टाइम फिर उसके अंदर डीलर्स के एक सेगमेंट ने इंट्रोड्यूस ले लिया। और जब 1998 में इंस्टा1 जो पाशा साहब हमारे थे और सिकंदर साहब ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया, तो वो पहला प्रीपेड फ़ोन था पाकिस्तान के अंदर। सही। यानी उस वक्त तक किसी ने भी ये प्रीपेड का आइडिया नहीं लॉन्च किया था। इंस्टा1 इंस्टाफोन की तरफ से पहला प्रीपेड फ़ोन था। उसके जब ये पैकेज जब हमने मार्केट में देना शुरू किया तो उसके बाद हमें फील होना शुरू हो गया कि अब शायद डायरेक्ट सेल्स की ज़रूरत उस तरह नहीं रहेगी, क्योंकि इसको तो डीलर जो हमारे उस वक्त डीलर्स होते थे वो भी बड़ा इजीली इसको सेल कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। समझिए। तो ग्रेजुअली कमिंग टू द पॉइंट हमें फील होना शुरू हो गया कि जो डायरेक्ट सेल्स के जो लड़के थे उनको डिफरेंट यानी जो हमारी सिटीज़ थे जैसे सन अब्दाल है, अटक है, जेलम है, यहाँ पे कुछ लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया। हम लोग चूँकि हेड ऑफिस में थे तो कुछ लोगों को हम लोगों ने पिंडी ऑफिस भी 98 में स्टार्ट कर लिया था, वहाँ पे भी कुछ स्टाफ को ट्रांसफ़र किया। तो मैं चूँकि शुरू से हेड ऑफिस में काम करके और यहाँ पे एक इन्वायरमेंट ही डिफरेंट था, तो जब मुझे ऐसा फील होना शुरू हुआ कि नहीं यार अब शायद ये सफ़र जो है इसको मज़ीद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। सही। तो देन उस वक्त मैंने एक सोचा कि एक अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और इसके बजाय कि मैं कुछ और काम करता, चूँकि मुझे मोबाइल के अंदर एक एक्सपीरियंस था और मुझे पता था। और मेरे दूसरी जो एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा अच्छी भी लगती थी कि ज़्यादातर जो सेल्स स्टाफ है ना, जैसे हमने शुरू में जैसे आपने माशाल्लाह इतने मेरे बारे में अल्फाज इस्तेमाल कर दिए कि जो कि सब सही है
उसकी वजह ये देखिए, जब हम लोग सेल्स में होते थे तो सेल्स का काम सिर्फ सेल्स होता था। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं जो हूँ सेल्स तो अपनी जगह पे करता ही था, सही है। लेकिन मेरे अंदर ना एक सीखने का शुरू से जो आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह है कि मुझे सीखने का बहुत शौक था। बड़ी अच्छी बात है। तो मैं क्या करता था कि जैसे मुझे फ्री टाइम मिलता था या जैसे मैं सेल्स करके वापस ऑफिस में आता था, तो बजाय इसके कि मैं ऊपर बैठ के वो सफ़े गाले करूँ, मैं नीचे ना एक्टिवेशन के अंदर चला जाता था, जहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग होती थी। और इवन वहाँ पे कोई भी बंदा अलाउ नहीं होता था, स्पेशली सेल्स वाले तो बिल्कुल भी नहीं होते थे। तो मेरे चूंकि सारे सबसे विद इन द ऑफिस ना सबसे तलगात और बड़ा दोस्ताना सा था, तो मैं क्या करता था कि उनके पास बैठ के ना सीखता रहता था प्रोग्रामिंग को। एट टाइम्स ऐसा आ गया कि इवन के जो इंस्टा फोन के भी प्रोग्रामर्स थे ना पूरे पाकिस्तान से, जैसे लाहौर से या कराची से, तो कुछ कोड्स ऐसे होते थे जो उनको भी नहीं पता होते थे। सही। दे यूज्ड टू कॉल मी, यार वो उसका कोड क्या है प्रोग्रामिंग का। तो मैं आगे से तो मैंने, तुम तो प्रोग्रामर हो यार, मैं तो सेल्स का बंदा हूँ, मुझे क्या पता। सही। तो देन से हमें पता है तुम्हें ये सब कोड्स आते हैं। तो वो उस चीज़ ने मुझे बाद में मेरे बिजनेस में बड़ा हेल्प किया। सही। बिकॉज जब आपको पता है, जब एनालॉग फोन होते थे, GSM तो ये सिंबल ही टेक्नोलॉजी, इसके अंदर तो फोन को स्वैपिंग करना या ये करना इतना मुश्किल नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एनालॉग के अंदर आपको स्वैपिंग करनी पड़ती थी। जब आप फोन चेंज करना चाहते थे तो यू नीड टू कम टू द ऑफिस एंड देन आप आपका एक फॉर्म फिल करते थे, उसकी फीस होती थी, पूरा प्रोसीजर था। पूरा प्रोसीजर करने के बाद आपका फोन स्वैप होता था। बिल्कुल। अच्छा, उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता था वो होती थी प्रोग्रामिंग। अब उसमें नई नई चीजें, जैसे सोनी एरिक्सन उस जमाने में होता था, नोकिया के फोन होते थे, मोटरोला था, सिमेंस के कुछ फोन, GSM में बाद में आए थे। तो उनको प्रोग्राम करने के लिए हर फोन का एक डिफरेंट कोड होता था। सही। तो मुझे उस प्रोग्रामिंग का ये होता था कि मैं बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के, मैं जब कस्टमर से फोन लेके चलता था ना, मैं वहीं से उसको प्रोग्राम करके और फौरन ऑफिस में पहुंच जाता था। सही। तो यहाँ पे जो मेरा टाइम जो बचता था, मैं उस काम के लिए अपने आप को ज़्यादा स्पेयर करता था कि मुझे कुछ सीखना है, तो मैं बैठ के उन चीज़ों को सीखता रहता था। तो आज अगर फ्रेंड्स मोबाइल या मुनीर को जैसे आप लोग बताते हैं, मैंने सीखा बहुत, और उस सीखने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे वो सारी जो चीज़ें मैंने सीखी थी उसकी वजह से मुझे बड़ी हेल्प मिली। क्योंकि वो ये देखें, आज ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर चीज़ें सप्लाई होती हैं। बिल्कुल ऐसे। वो उस जमाने में ये नहीं था कि आप नोकिया आपको आपके डोर स्टेप पे सामान नहीं देता था। बिल्कुल ऐसे। आपको ये सामान सारा हांगकांग से और इधर से जो खेप के जरिए सामान आता था, उस वक्त ये PTA वाला सिस्टम नहीं था। तो आपको ये फोन सारे लेने होते थे मार्केट से, ये यूज की सूरत में आते थे, और फिर उसको प्रोग्राम करके चेक करना होता था। बिल्कुल। तो जब लोग जिसे कहना चाहिए ना ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे होते थे, मैं उस वक्त रात को बैठ के, और मैं शादी भी मेरी उसी वक्त नहीं हुई थी। अच्छा। तो मैं रात को बैठ के ना उन फोनों को चेक करता रहता था। सही। और उनको मतलब सारा चेक करने के बाद सुबह अपनी दुकान पे लेके आता था, और मुझे पता होता था कि यार ये सारा चेक्ड है और इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और उससे ये होता था कि वही वाला सामान जो मेरे कंपटीटर्स या मेरे जो दोस्त साथ मेरे काम करते थे, वो जब लेके आते थे वो चेक नहीं करते थे, और वो जब मार्केट में सामान देते थे तो आधा उसमें से वापस आ जाता था। सही। लेकिन मेरी वो रात की जो नींद खराब होती थी, उससे ये होता था कि मेरे जो शॉपकीपर्स होते थे उनको मेरे पे ज्यादा एतमाद था कि जो फ्रेंड्स मोबाइल से हम लोग जो स्टॉक वो रिटर्न नहीं होता, सारा चेक्ड होता है, इसके अंदर एक एक चीज चेक हुई होती है। सही। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो बेसिकली देखें, वक्त बिजनेस स्टार्ट करना, जैसे आजकल तो मोबाइल का बिजनेस करना बड़ा आसान हो गया, जिसका पैसा है वही पैसा है, दुकान लें, मोबाइल लें, लेके बैठ जाएं और सब। उस जमाने में ऐसा नहीं था। आपको परचेजिंग के लिए बकायदा प्रॉपरली या तो हब जो था हमारा कराची था, कराची जाना पड़ता था, या लाहौर हमारा सेकंड हब था जहाँ से आपको जाके ये फोन लेके आने पड़ते थे। तो आप तभी ये चीजें ले सकते थे जब आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज होता था। और एक रिस्क भी बहुत बड़ा था। रिस्क देखिए, बिजनेस इसीलिए तो हलाल करार दिया गया कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इसके अंदर है, वरना अगर आपने खाली प्रॉफिट ही प्रॉफिट है तो फिर तो आप बैंक में पैसे लगा के बैठे। ऐसे अगर आपको नुकसान, बिजनेस करने से पहले आपने ये जहन में रख लेना है कि नुकसान पहले है और प्रॉफिट बाद में है। बिल्कुल ठीक है। जब आप इस सूरत में लेके जाएंगे तो देन मेरे ख्याल से आप विन-विन पोजीशन पे होंगे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब आपको पता होगा लॉस साथ है तो आप ज्यादा मेहनत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ज्यादा टाइम देते हैं और ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियस भी रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली देखें, आज के बिजनेस के अंदर जो हमारे जितने भी मेरे दोस्त है, अब आप काम कर रहे हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर हैं, मैं मोस्टली को ये देखता हूँ वो अपने बिजनेस को टाइम नहीं देते। 2 से 3 बजे दुकानों पे आते हैं, जी हाँ, दुकानों पे बैठते नहीं हैं, निकल जाते हैं। अपनी दुकानें लोगों ने लड़कों पे छोड़ दी हैं। तो दिस इज नॉट द वे टू सक्सेस ब्रदर।
अगर आपने काम करना है तो आपको टाइम देना है। अगर अपने काम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो कल ये काम आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। और उसकी जिंदा मिसालें मैं सारा दिन देखता हूँ कि जो नाम यहाँ पे थे वो आज कहीं पे भी नहीं है, ऐसे ही बिकॉज उन लोगों ने। और दूसरा ये बड़ा रेवोल्यूशनरी काम है, यानी आपको वक्त के साथ अपने आप को चेंज करना है। बिल्कुल ऐसे। तो इस मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर वो लोग आज खड़े हैं जिन्होंने अपने आप को वक्त के साथ चेंज किया है। जिन लोगों ने चेंज नहीं किया वो उसी फ्लो के साथ बाहर हो गए। जिन लोगों ने देखा कि नहीं अब बिजनेस ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है, तो जिन लोगों ने अपने आप को चेंज किया वो आज के दिन देख लें आप, मार्केट को आज भी लीड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अखज़ करूँगा गुफ्तगू से वो ये कि सीख की लगन या सीखने की लगन अगर आप में है, या जो पैशन होता है सीखने का, वो आपको कहीं से कहीं ले जाती है। और मुनीर भाई ने जितनी भी गुफ्तगू करी उसका भी अखज़ यही है कि जो सीख की लगन है, जो सीखने की लगन है और आप में पैशन है और आप अपने आप को वक्त के साथ साथ ढालते रहें तो कामयाबी आपके पीछे पीछे दौड़ती है। ऐसे ही मुनीर भाई? बिल्कुल। आपको देखिए, कामयाब बिजनेसमैन, इसके लिए कुछ चीज़ें जो मैं अपनी सारी इस लाइफ और एक्सपीरियंस के ऊपर आपको बोलूँगा जी। सबसे पहले आपके लिए माँ बाप की दुआ का होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। और देखिए, वक्त की पाबंदी, आप सुबह अल्लाह का नाम लेके शुरू करें और आपका जो आप अमल करने जा रहे हैं उसके लिए आप पहले से अपनी नीयत अच्छी रखें। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर ऐसे लोग हैं हमारे पास के जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सोच लेते हैं चोरी कहाँ करनी है, मैंने शॉर्टकट मारना है, किसके पैसे खाने हैं, किसको पैसे नहीं देने। तो जब देखिए अल्लाह ताला तो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि आपने अपने जहन में ये प्लान कर लिया कि मैंने ये गलत काम करना है, तो क्या वो ऊपर नहीं बैठा आपको? बिल्कुल ऐसे ही। तो जब वो आपको देख रहा है तो उसने आपको क्या देना है? जब उसको पता है कि आपकी नीयत में खोट है तो अल्लाह ताला कभी आपको बरकत नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है। जब मैं बैठता हूँ सुबह आके सीट पे, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, तो जो मेरा सबसे पहले जो काम होता है ना, और जिसके लिए आप कहते हैं ना कि आप जब दुबई से चले हैं तो आपको लोगों ने कहा जी मुनीर भाई से मिलना है या फ्रेंड्स मोबाइल पे ज़रूर जाना है। तो फ्रेंड्स मोबाइल पे क्यों जाना है कि जब मैं सीट पे आके बैठता हूँ तो मेरा जो सबसे पहला काम ये होता है कि मैं अभी तक पाकिस्तान का शायद वाहिद होलसेलर हूँ जो खुद डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करता है सुबह आके कि अपना बंदा भेजो और जो भी आपकी पेमेंट्स है आके क्लियर करें। सही। इवन की कंपनी वाले कभी कहते हैं कभी सांस भी ले लिया करें। सुबह सबसे पहले जो फोन आता है वो आपका होता है कि अपना बंदा भेजें और अपने पैसे ले लें। यहाँ तो लोगों को वापस लौटा दिया जाता है कि आज नहीं कल आना, आज नहीं कल आना। तो आप देखिए सर, आप उतना ही अपने पाँव फैलाएं जितनी आपकी चादर है। बिल्कुल सही है। कभी भी अपने उससे बाहर ना काम करें जिसको आप संभाल नहीं सकते, और उतने ही काम करें कि जिसमें आप सबसे पहले अगर आप अपनी सीट पे बैठेंगे, आपकी ये नीयत होगी यार मैंने ये सामान खरीदा और इसके मैंने पैसे देने हैं सबसे पहले और फिर बाद में शुरू करना है, तो अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेगा बिल्कुल सही कि शायद जितना आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच से ज़्यादा आपको मिलता है, लेकिन वो तभी मिलता है ना क्योंकि वो तो आपकी नीयत देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपकी नीयत में फतूर नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका लिए कोई भी रिज़्क का दरवाज़ा आपके लिए कभी भी बंद नहीं होगा, बल्कि और दरवाजे खुलेंगे और वहाँ से खुलेंगे जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। ऐसे ही है। तो ये चीज़ें बिजनेस के लिए सबसे पहले ईमानदारी, सबसे पहले ईमानदारी जो जहाँ मैं समझता हूँ आज मैं जहाँ पे भी हूँ और जो भी जैसा भी हूँ, मतलब उसके अंदर सबसे पहले ईमानदारी। क्या आपको बड़ी नेक नियति के साथ काम करना है। खाली नेक नीति से मकसद ये नहीं कि आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे देने हैं, देखिए सबसे पहले आपको अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छा होना है क्योंकि ये टीम वर्क है। टीम वर्क में तभी अच्छा जब आप अपने एम्प्लॉइज का घर का माहौल ही सही नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी जितना मैं अपने बच्चों का ख्याल रखता हूँ जितना ही मुझे अपने स्टाफ का भी ख्याल रखना है। जैसा मैं खुद खाता हूँ मेरे साथ उन्होंने खाना है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि खाली ये नहीं है कि आप ये कह लें कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटर का ख्याल जब आप इस सीट पे बैठते हैं अल्लाह ताला आपके हाथ से एक चीज़ को तकसीम करवा रहा है। बिल्कुल। तो आप पे ये बहुत बड़ी अली भाई जिम्मेदारी आ जाती है कि जहां आप अपने लिए सोचते हैं आप आगे देने वाले के लिए भी सोचें। बिल्कुल ठीक है। कि मैं इसको दे रहा हूं, अगर मैं 4 पैसे यार घर लेके जा रहा हूं ना तो ये भी अपने घर में इसी से कुछ लेके जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो आपका नीयत, यानी हम इसको अपने पंजाबी में कहा करते हैं, या मैं रिजवान भाई एडवांस टेलीकॉम वाले जो मेरे बड़े मोहसिन हैं, शफीक हैं, और मैं हमेशा से उनका एहसानमंद भी हूँ और हमेशा से मुझे वो मेरे लिए एक रोल मॉडल भी हैं। मतलब एक होता है ना, आपने किसी को देखा होता है तो आप कहते हैं तो मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं। तो मैं हमेशा ये कहता था कि यार रिजवान भाई जब ग्रे का काम करते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह नोकिया और सारी डिस्ट्रीब्यूशन या टेक्नो सब करें, तो वो उस वक्त मैं कहा करता था कि रिजवान भाई से हम जो सामान लेते थे ना
वो सामान बेचते हुए हमें कभी किसी किस्म की हर्डल नहीं आती थी। सामान लेते थे और बिक जाता था, क्योंकि उनकी नीयत, उनका हाथ इतना हल्का होता था ना कि मैंने उनसे ये सीखा था और आज भी मैं इस पे अमल करता हूँ कि यार जिसको दो ना अच्छी नीयत से दो। कभी ये मत सोचो कि इसको सामान ना दे के यानी इसको नुकसान हो जाए और आप फ़ायदा कर लें। तो इससे अल्लाह ताला, फिर बात वहीं पे आ जाती है कि आप जो अमल करने जा रहे हैं अल्लाह ताला आपकी नीयत को देख रहा है। ऐसे ही ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कामयाब बिजनेस के लिए। बिल्कुल ठीक। एक कहावत मुझे याद आ गई, सिंगापुर माशरे की सोशल वैल्यूज़ की कहावत है। और आज सिंगापुर कहाँ मौजूद है आपको पता है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जापान के बाद दूसरा तीसरा नंबर सिंगापुर का आता है। तो वहाँ पे कहावत कही जाती है ट्रेडर्स के लिए, बिजनेस के लिए, कि तुम सामान बेचो, धोखा ना बेचो। बेशक अगर तुम धोखा बेचोगे तो वापस आके तुम्हारे कारोबार को तबाह कर देगा। और ये कहावत सिंगापुर के कल्चर का एक बहुत मशहूर कहावत है, जैसे हम यहाँ पे नॉर्मली, और उसमें कोई शक नहीं है। और अगर इससे हम अखज़ करें तो ये हमारी इस्लामिक वैल्यूज भी हैं। क्या हम दूसरे ज़बानों में कहते हैं कि धोखा ना दो, ये वापस आ जाता है, ये इसी तरीके से हमारे यहाँ भी ऐसा ही। बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ पे एक बिजनेस अक्सर लोग अपनी दुकानों पे लिखवाते हैं, जैसे हम लिखवाते हैं फ़बैया अला रब्बिकुम तक़ज़्ज़ुबान, या कुछ और आयात लिखवाते हैं, अच्छे शेर लिखवाते हैं। तो वहाँ पे अक्सर शॉप पे लिखा हुआ होता है कि सामान बेचो, धोखा नहीं, ये पलट के वापस आ जाएगा। और वो उसका इस्तेमाल भी वैसे ही होता है। तो फिर उनका नेशन आज कहाँ खड़ा हुआ है। यहाँ पे लिखा होता है से नो टू करप्शन पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, और करप्शन में हमारा नंबर माशाल्लाह बहुत ऊपर चला गया है। देखिए ना, ये जो आयतें और ये चीज़ें जो हम लिखते हैं ना अली भाई, ये सिर्फ लिखने की हद तक नहीं चाहिए, हमें अपने आप पे इसको एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। बिल्कुल, खाली लिख देने से बस मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये है और उस पर अमल ना करूँ तो खाली उस लिखने का फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे जो लिखे उस पर अमल भी करें। बिल्कुल ऐसे ही हम अल्लाह को, नबी को तो माने, लेकिन उनकी भी माने जो हमारे लिए राइट वर्ड से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मुनीर भाई, ये तो आपने बताया कि इस तरीके से काम की इब्तिदा हुई है, सोच आई। ये फ्रेंड्स मोबाइल का नाम किसने रखा और कैसे रखा गया, इसकी पैदाइश कैसे हुई? इसकी पैदाइश ऐसी हुई जी कि जब मैंने रिज़ाइन किया इंस्टाफोन से। सही है। और जब मैं शॉप, ऑब्वियसली एक माइंडसेट तो था कि मैंने ये काम करना है, तो मैं और मेरे एक दोस्त थे, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि ट्रांसफर्स और इस तरह नज़र आ रहा था कि डायरेक्ट एक्सेस का फ्यूचर अब आगे नहीं है। तो बजाय इसके कि आप टिल द लास्ट मोमेंट उसका वेट करें, आपको पहले से एक डिसीजन लेना होता है। तो उसका भी यही था और मेरा भी कि हम लोग इसको छोड़ के ना अपना, तो हमारी दोस्ती भी अच्छी थी। और आप दोनों इंस्टा फ़ोन में भी थे? दोनों इंस्टा फ़ोन में थे। तो मैंने उसको कहा, तो उसने कहा ठीक है हम अपना बना लेते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा मतलब वो बिजनेस की तरफ थोड़ा सा माइंडसेट उनका नहीं था। तो हम लोगों ने बहुत सारे नामों में से जो है ना वो फ्रेंड्स मोबाइल हमें सूट किया, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि लाइक अगर एक बिजनेस में शुरू करने लगा हूँ, और इवन दो कि उसके अंदर मेरा शेयर 80% था। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपना नाम स्टेक होल्डर होने के बावजूद भी मैं कह लूँ जी इसको मैं मुनीर मोबाइल कर दूं या कोई भी आपका बड़ा मोबाइल कर दूं। मैंने कहा नहीं, इससे उसकी भी एक दिल आज़ारी हो जाएगी और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब जब हम अच्छे दोस्त हैं और ये नाम भी एक ऐसा नहीं है जो कॉमनली किसी का हो, मैंने इसको फ्रेंड्स मोबाइल रख देते हैं। तो ये बेसिकली जी कॉज थी फ्रेंड्स मोबाइल को रखने की। तो फिर ये फ्रेंड्स मोबाइल तब से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स मोबाइल ही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये हम पहुंचे, आप 2001 की बात कर रहे हैं या 2000 जब ये फ्रेंड्स मोबाइल को हमने स्टार्ट लिया 2000। ठीक है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा शुरू का अदवार बताएं, फिर हम कंपैरिजन करेंगे आज के ज़माने का कि 2000 से 2010 का जो ज़माना था कि ये आपने ग्रे फोन्स का जिक्र करा, फिर कैमरा मोबाइल आया, फिर मोबाइल जोन आया, यूनाइटेड मोबाइल आया। जब यूनाइटेड और मोबाइल जोन थे तो मोबाइल जोन चला गया, फिर एडवांस मोबाइल की एंट्री हुई। तो ये जो दौर था 2000 से 2010 वाला, ये इससे आपने क्या लेसन सीखे और क्या सबक थे कि जिनको आप कहते हैं कि वो आपकी जड़ों में बैठ गए और आपने कहा कि अब ये जो हमने मिस्टेक्स की हमने दोबारा नहीं करनी? या आप ये समझते हैं कि उस ज़माने के ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, या ये इनको मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स कहा जाए, कि ये नोकिया, सैमसंग, सोनी एरिक्सन, आईमेट ये मोबाइल फ़ोन बेचा करते थे, तो वो वैल्यूज़, वो रिलेशनशिप और बिज़नेस वैल्यूज़ क्या आज एग्जिस्ट करती हैं हमारी मार्केट में? बिल्कुल सही। देखिए, जो पहले जो लास्ट आपने जो चीज़ कही यहीं पे उसको आज वो वैल्यूज़ तो कहीं पे हम देखते ही नहीं है। सही है। जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था जो आपकी वैल्यूज़ होती थी वो तो आज कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब वो आई सी नोवेयर, ठीक है, कहीं पे भी नहीं।
ठीक है। अब आप कहते हैं जैसे स्टार्टिंग की हम बात करें तो पहले तो ग्रे मार्केट का ही मार्केट के अंदर होल्ड था। बिल्कुल ठीक है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 98 में जब यू फ़ोन भी लॉन्च हो गया, जी, और यू फ़ोन का मोबाइल इंडस्ट्री के आना हमारे एक, क्योंकि पहले आप समझे इंस्टाफोन, पाकटेल, मोबलिंग ही काम कर रहे थे, लेकिन 98 के अंदर जब ये यू फ़ोन आया है और यू फ़ोन ने आके सबसे जो पहले जो उन्होंने जो मज़े की चीज़ की थी कि उन्होंने इनकमिंग फ्री कर दी थी। सही है। तो आप समझे मोबाइल इंडस्ट्री को जो बूम मिला है ना, वो यू फ़ोन के आने के बाद और उसके बाद उनका इनकमिंग को फ्री करना, दैट वाज द मेन पॉइंट। मुझे याद पड़ता है कि जब यू फ़ोन आया था तो कोई मोबाइलिंग की 9,000 रुपए की सिम थी और ठग करके वो 5 या 6,000 रुपये ले गए थे। बिल्कुल ऐसे ही। और यू फ़ोन पे ये पोजीशन थी कि लोग लाइनें लगा रहे थे। मुझे आज का वो वाला दिन आज भी ऐसे याद है जैसे मैं उसको बिल्कुल अभी देख रहा हूँ। It was 98-99 समवेयर, ऐसे ही था। तो वो लोग धड़ाधड़ मतलब हर बंदा सिम लेने की, इवन उसके पास फोन था या नहीं था, लेकिन उसने सिम लेने के लिए जरूर वो भागा है। अच्छा, अब ये जब लोगों ने सिमें ले ली तो लाजम बात है, मैंने जैसे आपको बताया कि GSM की वहाँ से एक किस्म की एंट्री एकदम से मार्केट में ज़्यादा हो गई। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले अगर आप देखते हैं, क्योंकि इंस्टाफोन या पाकटेल को ये एक एज था कि इनके पास जो कवरिंग एरिया था ये बहुत बड़ा था, क्योंकि इनका कवरिंग एरिया बहुत बड़ा होता था। एक RBS जहाँ पे लगता था वो बहुत लॉन्ग रेंज के अंदर उसको कवर कर बिल्कुल ऐसे ही है। और आप GSM को कि इनके लिए ड्रॉबैक जरूर ये था कि ये आपको बार बार कनेक्टिविटी देनी पड़ती है। और दूसरा आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो GSM सिक्योर तो है बिल्कुल, लेकिन एनालॉग के अंदर आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। GSM में थोड़ा सा साउंड हल्का होता था। और एक दूसरा जो ड्रॉबैक था कि GSM के जो हैंडसेट्स थे वो बड़े महंगे थे। उसकी निस्बत अगर आप देखते हैं तो एनालॉग के बहुत बड़े सस्ते होते थे और वो लोग थोड़े से उस चीज़ से भी कुतराते थे। लेकिन जब इनकमिंग फ्री हुई तो सबसे ज्यादा जो जिस चीज का एडवांटेज उठाया गया वो GSM के हैंडसेट्स एकदम से मार्केट में आए। बिल्कुल ठीक है। तो 2000 में जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरू किया तो पहले एनालॉग फोनों का ही दौरा था। सही है। GSM से लोग थोड़ा हटते थे कि उसकी कटिंग कॉस्ट, प्राइस कॉस्ट ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों को मोबाइल के यूज का भी पता चलता गया। ये भी बड़े मजे की बात मैं बताता हूँ, जब मैं नौकरी के ज़माने में जब हम लोग किसी को फ़ोन देते थे, कनेक्शन देते थे, तो जो सबसे पहला काम हमारा होता था ना, हम उसको ये सिखाते थे कि आपने फ़ोन अटेंड कैसे करना है। सही। ज़्यादातर फ़ोन जो लोग हमसे खरीदते थे तो वो सबसे पहले जो काम करते थे, मोबाइल को लेने के बाद कान से लगा के कहते थे हेलो यार, इसमें तो आवाज नहीं आ रही। तो उनको बताया था ये हरा वाले बटन दबाना है और इससे लाल वाले से कट होनी है कॉल। तो टोन ना होने का मकसद वो ये समझते थे कि फोन का शायद अभी तक कनेक्शन ऑन ही नहीं हुआ। तो आज के दौर में तो देखें, आपको ये तो बताने ही है ना, हर बंदा इतना एजुकेटेड है कि इवन हमसे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आज कस्टमर को है। लेकिन उस वक्त हमें जो सबसे पहले काम करना होता था, फोन का कनेक्शन देने के बाद आधे घंटे का सेशन ये होता था कि आपने फोन सुनना कैसे है और आपने फोन काटना कैसे। ठीक है। तो ये जब GSM आया है पाकिस्तान में तब लोगों को एजुकेशन ज़्यादा मिल गई थी और उनको पता भी चल गया था, क्योंकि देखिए उस जमाने में इंटरनेट और ये चीज़ें फ़ोन्स के अंदर नहीं थी। फ़ोन सिर्फ सपोज टू बी कॉल सुननी है करनी है। और जब इनकमिंग के पैसे थे उस वक्त इतना महंगा था कि लोगों ने DC पेजर साथ रखे होते थे, वो सुनते नहीं थे। पेज देख लेते थे कि कॉल करनी है और किसी भी जाके पीसीओ से आगे पीछे से कॉल कर लेते थे। ये तो 98 में, कमिंग टू द पॉइंट कि जब 98 में इनकमिंग फ्री हुई है तो आप देखें, जैसे हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी एकदम से चेंज भी होती है, खत्म भी होती है। लेकिन 98 में जब इनकमिंग फ्री हुई है तो DC पेजर का वहीं पे दैट वाज द एंड ऑफ DC पेजर, इख्तिताम था ना। उससे पहले तो लोग उसको लेते थे। 93-94 में बहुत ज्यादा DC पेजर था और हर बंदे की जिसकी देखें जो बेल्ट में लगा होता था, जो जॉब करते थे कॉर्पोरेट ऑफिस में होते थे या एग्जीक्यूटिव्स वगैरह में, जो लोग मार्केट में ज्यादा होते थे और उनको इन टच रहना होता था तो वो ज्यादातर पेजर साथ रखते थे। लेकिन 98 में जब ये सारा हुआ तो वो दैट वाज द एंड ऑफ DC पेजर लाइफ, वहाँ पे DC पेजर खत्म हो गया। तो 2000 के बाद पहले तो हम लोग, जैसे आप बताते हैं कि हम लोग कैसे करते थे, तो हम लोग ये सामान जो सारा आता था ग्रे मार्केट से खरीदते थे। मतलब खेप से सारा सामान आता था, PTA वाज नोवेयर। फ़ोन लाओ, एक्टिवेट करो, मार्केट में दे दो और चलो और बेचते रहो। देन भी 2000 के बाद कंपनीज को जब GSM का थोड़ा सा ज़्यादा गलबा आ गया मार्केट के अंदर तो कैमरा वाज द फर्स्ट। तो आपका पहला डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट
कैमरा के साथ कैमरा के साथ हम लोगों ने किया। कैमरा का नाम इतना मुश्किल था, जो हमारे पास कस्टमर आते थे कैमरा बोलते थे, कुछ चमेरा बोलते थे। ऐसे जो लोग होते थे तो उस जमाने में आई थिंक आमिर साहब, बिल्कुल आमिर साहब वो सीईओ थे। उन्होंने ही बेसिकली ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर एक ब्रांड को लाने का एक जो कॉन्सेप्ट उन्हीं के सर पे है। तो सबसे पहले नोकिया और सैमसंग दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कैमरा के पास, बिल्कुल ऐसे ही। और कैमरा के बाद फिर जो सेकंड कंपनी थी देन मोबाइल आ गया, और देन उसके बाद फिर पाकिस्तान की मोबाइल इंडस्ट्री बड़ी रैपिडली फैली थी। और फिर ग्रेजुअली साथ साथ फिर सबने यूनाइटेड भी आ गया, और इवन फिर एडवांस टेलीकॉम भी बाद में जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन नोकिया की मिली वो भी आ गई। और शुरू में इवन जो डिस्ट्रीब्यूशन मिली है, जैसे यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन में जब आया तो यूनाइटेड एनालॉग फ़ोन भी इवन अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पे करता रहा है। मतलब कैमरा ने या मोबाइल जोन ने तो सिर्फ और सिर्फ GSM किया, लेकिन यूनाइटेड ने वो भी किया। लेकिन बाद में वो, जैसे हमने आपको बताया कि वो वक्त तेज़ी से जो है GSM पे स्विचिंग कर रहा था, तो वो सिर्फ हैंडसेट में और अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रांड्स भी बढ़ने लग गए थे, क्योंकि GSM के फोन्स बड़े छोटे, बड़े स्मार्ट हैं, कॉम्पैक्ट होते, जेब में आ जाना, बैटरी लॉन्ग लास्टिंग होती थी। आपके एम्स के फोन की सबसे मेन डिसएडवांटेज ये था कि एक कॉल अगर 15 मिनट की है तो बैटरी खत्म हो गई, क्योंकि वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर बैटरी कंजम्पशन बहुत ज्यादा थी। तो ये GSM की कामयाबी की, जैसे आपने बताया, उसकी मेन वजह यही थी। और फिर जैसे जैसे ब्रांड्स आते गए वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर देखिए मोबाइल का बिजनेस का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बढ़ता चला गया। बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह यही थी कि पहले लोगों को एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और दूसरा ये था कि पाकिस्तान में मोबाइल सर्विसेज उस जगह पे नहीं थी जहाँ पे लोग यूज़ करना चाहते थे। विद द टाइम इन लोगों ने अपना इंस्टाफोन ने या मोबिलिंग ने या पाकटेल ने अपना सर्विस एरिया बहुत बढ़ा दिया। फिर यूफोन आ गया, फिर टेलीनॉर आ गया, तो टेलीनॉर भी इवन फिर वहाँ भी पहुँच गया जहाँ पे दूसरी कंपनियाँ नहीं गई। यानी हमारे जैसे अगर आप नॉर्थ में जाते हैं या ऊपर जहाँ पे भी जाते हैं तो उस वक्त टेलीनॉर ही चलता था। तो इनके आने के बाद मोबाइल इंडस्ट्री के बिजनेस को, आप अगर याद करें कि ये जो ज़लज़ला आया था जो पहला जो 8 अक्टूबर जी, इसके बाद यानी आप हमारे पूरे मुल्क का जो सिस्टम था ना तकरीबन सारा मफलूज हो गया। ऐसे ही है। तो लोगों को कांटेक्ट में रहने के लिए जो सबसे मेजर चीज़ चाहिए थी वो मोबाइल होते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हम पहुंचे 2000 से 2010। जी बिल्कुल। तो मुनीर भाई, यू आर द राइट पर्सन। अगर आपसे मैं पूछूं, आप किस ब्रांड को कहना चाहेंगे कि दिस इज ब्रांड ऑफ द डेकेड? 2000 से 2010 का अगर कोई एक ब्रांड आप कहें कि इट वाज लाइक अ किंग, तो वो कौन था? पाकिस्तान की मोबाइल इंडस्ट्री में जो गेम चेंजर जिसको मैं बोलूँगा जी, मतलब देखिए नोकिया, ये सारे ये तो ब्रांड अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहे थे, हैं या रहेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान में एक नाम अगर हम उसका नाम नहीं लेंगे तो मेरे ख्याल से ये मोबाइल इंडस्ट्री का कहीं वजूद भी नहीं पाएंगे। अच्छा। तो मेरे बड़े भाई, मेरे मौसन ज़ीशान अख्तर साहब, क्यू मोबाइल वो एक ऐसा ब्रांड है कि जिसने पाकिस्तान में, यानी आप कहें कि उस बंदे के हाथ में भी एंड्रॉयड फ़ोन पहुंचा दिया था कि जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मेरे ख्याल से अगर आप ब्रांड ऑफ द डिकेड या ब्रांड ऑफ पाकिस्तान आज के दिन में भी कहना चाहें तो क्यू मोबाइल वाहिद ऐसा एक ब्रांड है कि जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान की मोबाइल इंडस्ट्री को अपने पैरों पे खड़ा किया, उसने पाकिस्तान में लोगों को शऊर दिया, बिल्कुल ठीक है, कि मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है, मोबाइल लेना है नहीं लेना है, क्या करना है। क्योंकि अगर क्यू मोबाइल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस चीज़ पे, मैं अपने अल्फाज पे आप कहेंगे तो बिल्कुल 1000% खड़ा रहूँगा सही कि अगर क्यू मोबाइल पाकिस्तान में ना आता ना तो शायद इंडस्ट्री आज यहाँ पे ना होती जहाँ पे है। सही। इसको बूम देने वाला, लोगों के हाथों में फ़ोन पहुँचाने वाला, और इवन जितने भी उसके आगे डीलर्स थे, जैसे फ्रेंड्स मोबाइल था या जो भी और जितने मोबाइल के जो उसके एसोसिएट थे, जो भी उसके साथ पार्टनर्स थे, आज के दिन में हम लोग जहाँ पे भी हैं, इसके पीछे बिहाइंड द सीन अगर एक नाम लिया जाए तो बगैर किसी आप शको शुबा के कह सकते हैं कि क्यू मोबाइल इज द वन। चलें, दैट्स ग्रेट न्यूज़ एंड इट्स लाइक अ ब्रेकिंग न्यूज़। आई वाज एक्सपेक्टिंग सम अदर नेम, लेकिन मैंने इस नज़रिए से जो अभी बात की मुनीर भाई ने, वो मैं उस नज़रिए से नहीं देख रहा था, लेकिन वाकई जो नज़रिया मुनीर भाई ने दिया है वो बहुत ही सही नज़रिया है। और अब मैं अगर रियलाइज़ करूं कि वाकई उस वक्त बड़े ब्रांड्स को भी डर ये होता था कि क्यू मोबाइल की क्या प्राइस आने वाली है। बिल्कुल। और वो क्यू मोबाइल से करीब प्राइस रखना चाहते थे, जिसका डेफिनेट एडवांटेज जो है वो एंड कस्टमर को होता था।
कि अगर हम 2000 से 2010 की बात कर रहे हैं तो इट वाज जुलाई 2009 जब क्यू मोबाइल की इब्तिदा हुई। और मुनीर भाई इज़ वेरी राइट कि क्यू मोबाइल वाज लाइक अ गेम चेंजर। सो द क्रेडिट गोज टू मियां ज़ीशान अख्तर एंड हिज टीम कि भाई आज भी आपका नाम अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, और हम दुआ करते हैं कि आपका नाम हमेशा जिंदा रहे। पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री का जब भी जिक्र होगा आपको हमेशा सुनहरी रूप में ज़िंदा रखा जाएगा, और अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दें और आप और कामयाबियाँ समेटे आगे। तो आज मुनीर भाई, वन ऑफ योर हम्बल डिस्ट्रीब्यूटर एंड होल सेलर, आपको आज भी याद रखे हुए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान मार्केट को कुछ नया देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे पुराने हीरोज़ हैं, हमारे वॉरियर्स हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को एक नया बूम दिया। क्योंकि मुझे याद है कि 2013 नहीं, इट वाज लाइक 2014 कि जब क्यू मोबाइल ने पहली दफ़ा 1 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स चाइना से इंपोर्ट किए थे, और वो 1 मिलियन का केक काटा था मियां ज़ीशान अख्तर ने, मुझे याद है वो टाइम। और चाइना ने वो एक्सपोर्ट डाटा रिलीज़ किया था, और इन लोगों ने वो दिखाया था कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि किसी लोकल ब्रांड ने 1 मिलियन टच किया था इंपोर्ट्स में फॉर द मोबाइल फ़ोन, और वो एक बहुत बड़ा टाइम था। और वाकई मुनीर भाई आप सही कह रहे हैं कि अगर इस पॉइंट को रियलाइज़ किया जाए कि एक तो उन्होंने ये खिदमत करी कि एक पाकिस्तानी लोकल ब्रांड बड़ा बनाया, प्लस जो और दूसरे बड़े ब्रांड से हम नाम ले सकते हैं, नोकिया, सैमसंग, हवावे, या उस ज़माने के और दूसरे ब्रांड्स, उनको हमेशा डर रहता था कि क्यों मोबाइल की क्या प्राइस आने वाली है। हम या तो अगर वो लोकल ब्रांड होता था तो उससे कम प्राइस रखता था, और अगर वो इंटरनेशनल ब्रांड भी होता था तो वो चाहता था कि मैं क्यों मोबाइल की प्राइस से करीब हूँ, बहुत ज़्यादा गैप ना आए। बिल्कुल ऐसे ही, और इससे डायरेक्ट फ़ायदा जो था हमारे एंड कस्टमर और एंड कंज्यूमर को पहुंचता था। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। सो द सेरा गोज टू द लाइमलाइट गोज टू फॉर द brand of the decade from year 2000 to 2010, shockingly but happily to Q Mobile. Baby, you get sick of being